यस सर, हो गई। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम कार्डियक पॉइजन शुरू कर रहे हैं। कार्डियक पॉइजंस आर दोज पॉइजंस दैट एक्ट ऑन द हार्ट। दिल के ऊपर डायरेक्ट असर करते हैं ये पॉइजंस और दिल को फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। अमूमन ये भी देखा गया है कि कोई भी सिस्टेमिक पॉइजनिंग हो तो उसका असर भी दिल पर आ ही जाता है, लेकिन चंद ऐसे पॉइजन हैं जो बराह रास्त और डायरेक्ट असर करते हैं दिल के ऊपर। उनमें से सरे फहरिस्त है डिजिटलिस जो आपके कोर्स में है, और निकोटीन जो हम दूसरा पॉइजन आपको आज हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। डिजिटलिस के बारे में थोड़ी सी मालूमात ऐसे है कि डिजिटलिस एक प्लांट सोर्स है और डिजिटलिस परप्यूरा कहते हैं इसको, फॉक्स ग्लोव भी कहते हैं इंग्लिश में। डिजिटलिस की जो दरियाफ्त हुई थी उसमें कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स निकल कर आए थे और ये एक बहुत अच्छी दवा के तौर पर साबित हुई। डिजिटलिस परप्यूरा जो प्लांट है उसके अंदर जो ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं दैट एक्ट्स ऑन द हार्ट, एक डंपिंग हार्ट, एक फेलियर हार्ट को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन जब इसकी ओवरडोज हो जाए तो यही उल्टा रिएक्शन करना शुरू कर देता है और उससे हार्ट फेलियर की तरफ जाता है, फ्लटर फिब्रिलेशंस आ जाते हैं। तो डिजिटलिस प्लांट के अंदर जो ग्लाइकोसाइड्स पाए गए वो है डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन एंड जीटॉक्सिन। ये तीन सरेफेरिस्त इसमें ग्लाइकोसाइड्स हैं और इसमें से खास तौर पे डिजिटलिस के नाम से या डिजॉक्सिन के नाम से ये ग्लाइकोसाइड एक अरसे से और एंटिल डेट आज तक ये इस्तेमाल होता है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। ठीक है, वेस्टर्न प्लांट है वैसे ये, और यहाँ पर नहीं मिलता, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये वेस्टर्न प्लांट है। लेकिन चूंकि इसके ग्लाइकोसाइड्स टैबलेट की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं इंटरनेशनली। ये ड्रग है, एफडी अप्रूव ड्रग है फॉर सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के जो पेशेंट्स हैं उनकी तो ये दवा बन जाती है। लेकिन ये देखा गया है कि अगर उन्हीं में ओवरडोज हो जाए या आम नॉर्मल बंदे को भी अगर ये ओवरडोज में मिल जाए हादसाती तौर पर तो ये पॉइजनस साबित होती है। ठीक है, इसकी अलामतें नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया। ठीक है, ये दो तीन अलामतें अमूमन हर किस्म के पॉइजन्स में शामिल होती हैं, तो इसी तरीके से इस पॉइजनिंग में भी शामिल है। मेंटल कंफ्यूजन एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस, कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है और फोकस लूज होना शुरू हो जाता है। विजुअल डिस्टर्बेंस, एक के दो दिखना शुरू हो सकते हैं, डिप्लोपिया हो सकता है। ठीक है, एंड द सीवियर साइन एंड सिम्टम स्पेशली कार्डिक एरिथमिया, एरिथमियास इन टर्म्स ऑफ आइदर कंडक्टिंग डिफेक्ट, यानी ये जो आपको पता है कि कंडक्टिंग सिस्टम होता है हार्ट का, ऐसे नोड से स्टार्ट होता है और पकड़ंजी फाइबर तक जाता है, इसमें कहीं पर भी ना ब्लॉकेज आ जाती है इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन। कोई आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती है या ब्लॉकेज नहीं, बल्कि इंपल्सेस जनरेट नहीं होती। हाई डोज में ये उल्टा काम कर जाता है, ये एवी ब्लॉक कर सकता है, साइनोएट्रियल नोड ब्लॉक कर सकता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री ब्लॉक कर सकता है हार्ट। ठीक है, और इससे डेथ हो जाती है, कोलैप्स हो जाता है, बेहोश हो जाता है आदमी और मर सकता है। ये इसकी बड़ी खतरनाक अलामत है। वो पेशेंट्स जो सीसीएफ के होते हैं उनको चाहिए कि हर महीने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा करें और उसने अगर दवा एडवाइस की हुई है डिजॉक्सिन या डिजिटलिस तो अपने हालात बताते रहें, देखते रहें, ईसीजी मॉनिटरेशन, और खास तौर पे जो पोटेशियम का लेवल है वो जरूर मॉनिटर करते रहें। हाइपर कैलीमिया, हाइपोकैलीमिया जो है, ये दोनों सूरत हाल दिल के लिए बड़ी खतरनाक होती हैं और डिजिटलिस ये काम करता है। लिहाजा सीसीएफ के पेशेंट्स अगर ये समझे बैठे में कि बस एक मरतबा दवा प्रिस्क्राइब कर ली और उसको खाते रहे, 6 महीने के बाद जाएंगे और बाद में कॉल आ गई थी, तो कार्डियक पेशेंट अगर सीसीएफ का ये समझे कि 6 महीने के बाद राब्ता करेंगे, तो ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? यस सर। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है,
ओके, वेरी नाइस। अच्छा, ज्यादातर इसकी एक्यूट मैनिफेस्टेशंस आती हैं क्योंकि ये ओवरडोज में भी ले लिया जा सकता है, और क्रोनिक टॉक्सिसिटी तो है ही। तो वही बात कि इसको इस्तेमाल कराने के बाद मॉनिटरेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। हाइपर कैलीमिया और हाइपोकैलीमिया को देखते रहे, यानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करवाते रहे। अच्छा, इसकी जो डायग्नोसिस है वो सीरम में डिचॉक्सिन के लेवल्स चेक किए जाते हैं। अगर वो ओवरडोज जा रहे हो तो ये अलामत है टॉक्सिसिटी की, लिहाजा उसको फौरन टेपर ऑफ किया जाता है। फैटल डोज इसकी डिजिटॉक्सिन की है 3 मिलीग्राम, डिचॉक्सिन की है 1.5 मिलीग्राम और डिजिटैलिस की है 2 मिलीग्राम, ठीक है। फैटल पीरियड इसका हाफ एन आवर से 24 आवर्स तक है, यानी आप देख ले कि ये बहुत कम दौरानिये में मौत का सबब बन सकती है। अगर ये ओवरडोज में चली गई, मॉनिटरेशन सही नहीं हुई, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा और फटाफट ये कोलैप्स होकर उसकी डेथ हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या किया जाए? नंबर 1, स्टमक वॉश किया जाता है टैनिक एसिड से। टैनिक एसिड मैं आपको बता चुका हूँ कि टैनिक एसिड जो है वो अल्कलॉइड्स को, ग्लाइकोसाइड्स को, अज्जा को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। तो जो चीज मैदे में और आंतों में मौजूद है उसकी फर्दर एब्जॉर्प्शन रोक देगा। ईसीजी मॉनिटरेशन बहुत जरूरी है, ईसीजी मॉनिटर करेंगे। और फिर कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज अगर आ रही हैं तो उसमें दवाइयां चूज करेंगे, जैसे फेनाइटोइन है, लाइडोकेन है, और एवी ब्लॉक अगर हो गया है तो फिर एट्रोपिन। ये लाइफ सेविंग दवा है एट्रोपिन। और एट्रोपिन के साथ साथ यहाँ मैं जिक्र कर दूं एड्रीनलिन का। जब कार्डियक फेलियर हो जाता है, एवी ब्लॉक हो जाए, ऐसे ब्लॉक हो जाए, दिल बिल्कुल बीट करना छोड़ दे, तो इमरजेंसी तौर पर एट्रोपिन देते हैं या फिर एड्रीनलिन देते हैं। एड्रीनलिन खास तौर पे इंट्राकार्डियक दी जाती है, दिल के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। कभी आपने इसके बारे में कुछ सुना है इंट्राकार्डियक इंजेक्शन का? सर दम घुटने की वजह से भी तो लगाते हैं दिल के अंदर इंजेक्शन के, पंपिंग स्टार्ट। इंट्राकार्डियक इंजेक्शन पढ़ा है फार्माकोलॉजी में? नो सर। नो सर। देखो, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ एड्रीनलिन का ही लगाया जाता है, ठीक है। वो इस वक्त लगाया जाता है जैसे कि इन्होंने कहा कि दम घुट गया, तो असल इंडिकेशन दम घुटना नहीं है, असल इंडिकेशन है हार्ट ब्लॉक होना, ठीक है। हार्ट बीट खत्म हो जाए तो इमरजेंसी तौर पर लाइफ सिक्योर करने के लिए ये आखिरी अटेम्प्ट किया जाता है, और इट इज फॉलोड बाय सीपीआर। सीपीआर भी करते रहना पड़ता है, ये जरूरी होता है। ये एड्रीनलिन इंजेक्शन लगने से पहले एक जल्दी से क्विक कॉन्सेंट लेना पड़ता है अटेंडेंट से। अगर अटेंडेंट मौजूद है तो क्विक कॉन्सेंट लें, वरना अगर वो हॉस्पिटलाइज हुआ है तो हमें खुद ही सेल्फ, यानी फिजिशियंस को सेल्फ डिसीजन लेना पड़ता है उसकी लाइफ सिक्योर करने के लिए, और ये इंट्राकार्डिक इंजेक्शन लगाते हैं। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि 4th and 5th इंटरकोस्टल स्पेस, ये लेफ्ट साइड पर, ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन को फॉलो करते हुए जस्ट बिलो द निपल, ये 4th and 5th इंटरकोस्टल स्पेस पड़ती है। इसको कैलकुलेट करके और यहाँ तक पहुंचकर जो कोस्टल स्पेस है उसमें आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि उसमें नर्व, वेन और आर्टरी तीनों रन कर रही होती हैं लोअर बॉर्डर ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस पर। तो कोशिश की जाती है कि मिड या अपर बॉर्डर ऑफ द स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब है कि दो पसलियों के दरमियान में स्पेस, ठीक है। इमेजिन करें कि एक पसली ऊपर है और दूसरी पसली उसके नीचे है, लेकिन थोड़ा सा गैप है आपस में, उस गैप को कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। इस गैप में होता यह है कि इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल नर्व, ये तीनों रन कर रही होती हैं। तो उनसे बचते हुए निडल को प्रिक किया जाता है ताकि इंटरकोस्टल खास तौर पे नर्व मुतासिर ना हो, वरना मसल जो है वो पैरालिसिस का शिकार हो जाएंगे। जान बच जाएगी लेकिन इंटरकोस्टल मसल जो है पैरालाइज हो जाएंगे। लिहाजा एनाटॉमिकल वैल्यू समझते हुए इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, और अच्छी खासी बड़ी निडल होती है इसकी, यानी आम ये 3 cc 5 cc 10 cc की निडल्स नहीं होती हैं, ये स्पेशली होती हैं। और ये
यूं समझ लिए कि ये 6-6 इंच तक की भी निडल हो सकती है, इतनी लंबी निडल होती है। डिपेंडिंग अपॉन द चेस्ट वॉल थिकनेस, हर आदमी का अपना चेस्ट वॉल का साइज होता है, तो दरमियाने से लेकर मोटे अफराद तक सीने की थिकनेस को देखते हुए निडल इंजेक्ट की जाती है और दिल के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, अब दिल तो उस वक्त फेल हो चुका है, ये आखिरी अटेम्प्ट किए जा रहे होते हैं। दिल में जैसे ही निडल टच होगी तो उसकी निशानी है कि पिस्टन को अगर खींचा जाएगा तो उसमें ब्लड आ जाएगा। ब्लड आ गया तो उसका मतलब है कि दिल के अंदर निडल पहुंच गई है। फिर उसको इंजेक्ट कर देते हैं, एड्रेनालिन होता है 1 ml का होता है या जितना का भी होता है, वो डाइल्यूट करके लगाया जाता है, उसको इंजेक्ट कर देते हैं और फिर सीपीआर करते हैं फौरन, ठक 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 ठक। अगर उसकी अल्लाह पाक ने जान बख्शी भी होती है, रजा इलाही होती है तो बच जाता है, वरना एड्रेनालिन भी काम फिर नहीं करती। ठीक है, ये आखिरी अटेम्प्ट्स होते हैं लाइफ सेविंग के। ओके, तो अगर ये डिजिटैलिस के केस में हो जाए, हार्ट ब्लॉक हो जाए, तब भी ये स्टेप लेना पड़ सकता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? Yes, sir. इंट्राकार्डिक इंजेक्शन, इसकी वीडियोस मैं आपको सेंड करूंगा तो फिर उससे और क्लियर हो जाएगा, और आप भी देखिएगा यूट्यूब पर इंट्राकार्डिक इंजेक्शंस। अच्छा, फिर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस किया जाता है, क्योंकि ये खास तौर पे जो है वो पोटेशियम का डिसबैलेंस हो रहा होता है, इसमें पोटेशियम क्लोराइड भी दिया जा सकता है, और कैल्शियम लेवल को भी कम करने की कोशिश की जाती है, तो ट्राइसोडियम ईडीटीए। ईडीटीए बेसिकली एक एंटीकोगुलेंट है। ईडीटीए आपकी ये जो टेस्ट ट्यूबें होती हैं उसके अंदर भी मौजूद होता है, जब हम ब्लड लेते हैं और उसको एंटीकोगुलेंट से रिएक्ट करा देते हैं, लेकिन ये एक तरीके से एंटीडोट भी है, और ये बेसिकली चिलेटिंग एजेंट है। ये कैल्शियम चिलेट्स बना देता है, तो कैल्शियम अगर हाई जा रहा है तो उसको भी स्टॉप कर देता है, क्योंकि कैल्शियम का बाज मर्तबा बढ़ जाना ये भी नुकसानदेह है। और पोटेशियम की कमी भी आ सकती है, तो पोटेशियम क्लोराइड इजाफी तौर पे दिया जा सकता है, वो देखते हुए चलेंगे। याद रखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर नहीं देखा और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया पोटेशियम क्लोराइड का, इस ईडीटीए का, तो आप बंदे को और पहले ही मार दोगे। ठीक है ये खतरनाक बात हो जाती है। तो हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स करने होते हैं, और लैब वाले को ये हिदायत होती है, याद रखिए, लैब वाले को ये हिदायत होती है कि अगर इमरजेंसी रूम से या आईसीयू रूम से इलेक्ट्रोलाइट के लिए रिपोर्ट सैंपल आ जाए, तो आपने सब काम छोड़कर पहले इलेक्ट्रोलाइट्स करने हैं। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. स्टाफ को Yes, ये sir. हिदायत होती है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएं आईसीयू से रिकमेंड हुए हुए या इमरजेंसी रूम से, तो सब छोड़कर पहले इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे, क्योंकि वहां डिसीजन बड़ी जल्दी लेना होता है। ठीक है, जी सर। और इसके अलावा जी एंटी ग्लाइकोसाइड, एंटीडोट्स, एंटीबॉडीज, खैर ये तो अब नहीं होती ये सब चीजें। अच्छा, डायरेटिक बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उसमें कोशिश ये करेंगे क्लोरोथायाजाइड जो है वो अवॉइड करेंगे। ठीक है, यानी फ्यूरोसेमाइड, लेसिक्स, ये अवॉइड करेंगे। लेसिक्स जो अमूमन लोग इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ डायरेटिक, पेशाब आवर अदविया के तौर पर, उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि पोटेशियम कम कर देता है वो, याद रखिएगा, उसका साइड इफेक्ट है पोटेशियम कम करना। सोडियम तो करता ही करता है, बीपी भी लो कर देता है, और ये हाई ब्लड प्रेशर वालों को तो फायदा करेगा, लेकिन इसका कंटिन्यूस यूज जो है पोटेशियम की कमी कर देगा, तो इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं है। तो ये इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर जान बच जाती है तो 24 घंटे के अंदर रिकवरी हो जाती है, और अगर बस वही है कि जितनी जल्दी ये हॉस्पिटलाइज हो सके और ट्रीटमेंट शुरू हो सके तभी ये सारे मामला होंगे, अदरवाइज फर्टिलिटी बढ़ जाती है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग कोई खास नहीं है, सिवाय ये कि थोड़ी बहुत जीआईटी कंजेशन मिल जाए, ठीक है, और लंग्स उसके कंजेस्टेड होंगे, ये 2 फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। अदरवाइज ब्लड के अंदर जो डिजिटैलिस और डिजॉक्सिन के लेवल्स हैं वही प्रिडिक्ट करेंगे कॉज ऑफ डेथ को। ठीक है, फिजिकल साइन कोई खास नहीं है इसका। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि मोस्ट केसेस जो हैं वो एक्सीडेंटल हो जाते हैं, थेरापेटिक जो सीक्वेंस चल रहा होता है, दवा इस्तेमाल हो रही होती है, सीसीएफ का पेशेंट होता है, वो ओवरडोज कर जाए, भूल जाए, या अटेंडेंट जो है वो उसको मल्टीपल डोजेस खिला दें गलती से, तो इस तरीके से हो सकता है। सुसाइडल केसेस इसके बहुत कम होते हैं, सुसाइड करने के लिए लोगों को ना तो पता होता है इसका, ठीक है ना,
कि जाके सुसाइड करना है तो डिजिटैलिस खाना शुरू कर दें, ऐसे केसेस बहुत ही रेयर देखे गए। होमिसाइडल पॉइजन के तौर पर बिल्कुल हो सकता है। फर्ज करें अगर कोई ऐसा ये केस हो चुके हैं कि एक पेशेंट है जो कि मिलियनर बिलियनियर है, अब उसको वो हॉस्पिटलाइज हो गया है और कार्डियक मामलात बन गए, या किसी भी रीजन से हॉस्पिटलाइज हो गया है और कॉन्स्पिरेसी करके उसको मार दिया जाए, मारने की कोशिश की जाए, तो वहां इस तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां डिजिटलिस भी की जा सकती है, वहां पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन भी एक पॉइजन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। वहां इंसुलिन भी जो है ओवरडोज में करके, फर्ज करें वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में जा रहा है और वो शुगर पेशेंट था भी नहीं और इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दिया, तो ये ऐसे मामलात हो सकते हैं और होते हैं। क्रिमिनल वर्ल्ड में ऐसे वाकयात हो जाते हैं, तो फिर वो मर्डर इन्वेस्टिगेशन होती है, पता चलता है कि भाई फला इंजेक्शन लगा था, फला दवा की ओवरडोज कर दी गई। पता उसमें शुबा बड़ा कम जा रहा होता है कि भाई ये तो पहले से दवा इस्तेमाल कर, फर्ज करें अगर डायबिटिक पेशेंट है, इंसुलिन पे था, तो कोई शुबा ही नहीं जाएगा, भाई वो तो इंसुलिन दी थी, उसकी शुगर हाई हो गई थी, लेकिन क्या पता उसकी शुगर लो हुई भी हो या ओवरडोज यूनिट्स लगा दिए जाएं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि इंटेंशन क्या है। मेलाफाइड इंटेंशन अगर है तो डॉक्टर स्टाफ ये सब जो है वो ब्राइब हो जाता है, बिक जाते हैं और फिर ये ऐसे मर्डर्स हो जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत ऐसे केसेस हो सकते हैं, लेकिन ये प्लान्ड है और प्लान्ड सीक्वेंस है या नहीं, ये इतना कॉमन नहीं है बनिस्बत एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के। ठीक है, इसके यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं कि थेरापेटिकली एंटी एरिथमेटिक और सीसीएफ के लिए पेशेंट में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिए। कोई सवाल? नो सर। क्लियर है सर। नो सर। चलो वेरी नाइस। ठीक है, फिर इसी से मुतालिक कार्डियक पॉइजन से मुतालिक एक और पॉइजन भी पढ़ लेते हैं जल्दी से, निकोटीन। छोटा सा टॉपिक है। निकोटीन का नाम सुना आप लोगों ने? यस सर। यस सर। हाँ सुना, किस हवाले से सुना, कहाँ होता है, किस चीज में पाया जाता है? सर डायलेटर है। सिगरेट वगैरह। डायलेटर? निकोटीन डायलेटर तो नहीं है भाई। नो सर, सर तंबाकू सर उसमें ये सिगरेट सिगरेट में होता है, तंबाकू में होता है, बहुत ज्यादा। शाबाश। यस सर, सिगरेट्स में होता है। सिगरेट में सिगरेट होता है, चाय में पीते हैं कि निकोटीन ज्यादा होता है, चाय यूज में आप कह रहे हैं ज्यादा। देखें, जितने भी सिगरेट ले लें, आजकल एक ये सीक्वेंस चल रहा है कि भाई वो लाइट सिगरेट, ठीक है, और ये फैशन में भी आ गया है मामलात कि लाइट सिगरेट पी रहे हैं, कॉस्टली भी होते हैं और तसव्वुर ये करते हैं कि उसके अंदर टोबैको जो है या निकोटीन जो है वो कम होगा, इस वजह से वो लाइट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और याद रखें, जहर जहर होता है, चाहे थोड़ी मिकदार में हो चाहे ज्यादा मिकदार में हो, और अगर थोड़ी मिकदार में भी है और मुस्तकिल इस्तेमाल है तो उसकी पॉइजनिंग तो होगी। ये जो कॉमन सिगरेट और लाइट सिगरेट का जिक्र मैं थोड़ा सा यहाँ कर दूं, डिफरेंस क्या है। लाइट सिगरेट इरिटेशन नहीं करता। देखें, सिगरेट पीने के बाद गला खराब होता है, खांसी होती है, और चाहे पुराने से पुराना स्मोकर हो या नया स्मोकर हो, उसको खांसी, बलगम, रेजिश, ये इसकी शिकायतें चलती रहती हैं। और जब खराश पड़ती है हलक में तो उस वक्त सिगरेट पीने वाला अमूमन अवॉइड भी करता है, क्योंकि तकलीफ उसी को हो रही होती है। ये जो लाइट सिगरेट है ना, इसमें ये कैफियत खत्म कर दी गई है, उसमें इरिटेशन नहीं होती, तो पी रहे होते हैं। और खास तौर पे ये यंगस्टर्स जो हैं वो बड़ी तेजी से रागिब हो रहे हैं लाइट सिगरेट और ई सिगरेट की तरफ, इसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। तो हुआ ये है कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट सिगरेट्स इस वजह से इजाद किए गए कि इसमें इरिटेशन कम होगी, लिहाजा जब इरिटेशन कम होगी तो कस्टमर जो है वो सिगरेट लंबे अरसे तक पिएगा, तवील अरसे तक पिएगा और खुशी खुशी पिएगा, और ये समझ के पिएगा कि ये सेफ है। बात समझ रहे हैं? उसको सेफ समझेगा और फ्री ऑफ साइड इफेक्ट समझेगा, हालांकि ऐसा है नहीं। फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स या फ्री ऑफ इरिटेशन इस वजह से है कि उसके अंदर, ये मैं आपको बड़े उससे बता रहा हूं, आप रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पढ़िएगा, तो बाज कंपनियों ने इस टोबैको के साथ ग्लाइसराइजा को ऐड कर दिया है।
तो ग्लाइसराजा से क्या होता है, इरिटेशन खत्म हो जाती है और बंदा जो है वो सिगरेट पीता रहता है। लेकिन निकोटीन अपनी तरफ नुकसान करती रहती है, निकोटीन उसमें मौजूद होती है, भले ही वो ट्रेस अमाउंट में हो, लॉन्ग रन में उसका साइड इफेक्ट आता ही आता है, सेहत मुतासिर होती है। ठीक है। अच्छा, फिर ये भी एक मिथ लोगों ने समझी हुई है, बनाई हुई है कि हुक्का जो है या पाइप पीना ये कम नुकसानदेह है। तो ऐसा नहीं है, वो भी नुकसानदेह है, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि हुक्के में पानी का इस्तेमाल होता है, पानी में से निकोटीन एब्जॉर्ब होती जाती है, तो कुछ फ्रैक्शन जो है वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर पानी चेंज ना हो और हुक्के की भी मिकदार बढ़ा दी जाए, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इनहेलेशन बढ़ा दी जाए, तब भी नुकसान होगा। ठीक है, तो नुकसान है। ये फतवा देना है कि भाई ये सेफ है और इससे कुछ नहीं होना, ऐसी कोई बात नहीं है। शीशे का भी जिक्र कर दूं, ये शीशा आजकल बड़ा फैशन में रहा, छोटे छोटे से हुक्के हैं वो बेसिकली, और उसमें एरोमा भी शामिल कर दिया गया मुख्तलिफ फ्लेवर्स का, कि भाई एप्पल फ्लेवर तो फला फ्लेवर, वो भी नुकसानदेह, बल्कि ज्यादा नुकसानदेह, क्योंकि केमिकल्स आप इनहेल कर रहे होते हैं अदर देन टोबैको। एक टोबैको के अंदर पता नहीं कितने हजार अल्कलॉइड्स मौजूद हैं, जिसमें से निकोटीन सरफहरिस्त है जो कार्सिनोजेनिक है। ये तो अपनी तरफ, फिर जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं केमिकल की शक्ल में, वो हाईली कार्सिनोजेनिक, तो बहुत ही खतरनाक चीज है। तो कोई भी अगर पेशेंट या कोई सब्जेक्ट इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा हो और उसके जहन में ये हो कि नहीं जी इससे नुकसान नहीं होता, तो ये उसका विजन क्लियर करें, सब चीजों का नुकसान है। ठीक है, वापस आते हैं निकोटीन के ऊपर, टोबैको के ऊपर। टोबैको के अंदर जो सल्फरस दो प्रिंसिपल्स, एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो निकोटीन है और लोबिलिन है, लेकिन बेतहाशा है, थाउजेंड्स मेरे ख्याल से फिगर पहुंच चुकी है इसमें से कार्सिनोजेंस की, और उनमें से एक भी बेनिफिशियल नहीं है। मजे की बात सुनिए, एक भी बेनिफिशियल नहीं है, पूरी लिस्ट है और उसमें से सभी कार्सिनोजेन है। उसमें से सबसे पहला जो हाईली कार्सिनोजेनिक है वो है निकोटीन। अच्छा, मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है कि इट फर्स्ट स्टिमुलेट्स एंड देन डिप्रेसेस ऑटोनोमिक गैंग्लियन। आप देखें, सिगरेट पीने वाला जो है जब सिगरेट सुलगाता है तो दो तीन चीजें ऑब्जर्व करने वाली हैं, अगर आप गौर से ऑब्जर्व करें सिगरेट पीने वाले को। नंबर 1, फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंस। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? यस सर। ओवर कॉन्फिडेंस की फीलिंग आना शुरू हो जाती है, पूरा एतमाद हो जाता है, और इसी पॉइंट को जहन में रखते हुए इसके इश्तिहारात भी बनाए जाते हैं कि एक शख्स को दिखाया जा रहा है सिगरेट पी रहा है, बड़ा कामयाब है, बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है, और गाड़ी में बैठ रहा है और उसके साथ कोई गर्लफ्रेंड भी है, तो मॉडल भी है, तो लोगों के अंदर पब्लिक फिगर भी बना हुआ है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस का एक इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है ना, तो ये होता है, बिल्कुल होता है, और इसको कहते हैं यूफोरिया। ठीक है, फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ पार एक्सीलेंस, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम गुडनेस अगर किसी शख्स में आ जाए तो वो ऐसे ही एटीट्यूड लेगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, रियलिटी तो कुछ और होती है ना। अगर फर्ज करें आप ओवर कॉन्फिडेंस क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि रियलिटी कुछ और होती है, बंदा पोज कुछ और कर रहा होता है। ठीक है, तो सिगरेट पीने वालों को यूफोरिया डेवलप हो जाता है। आप किसी भी स्मोकर को बात करते हुए देखें तो उसका स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक डिफरेंट हो जाता है, और जब उसकी सिगरेट खत्म होती है तो थोड़े अरसे के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, और इंटरनली वो बेचैन बेताब हो रहा होता है एक नई सिगरेट सुलगाने के लिए। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, और साथ साथ फार्माकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हो जाती है। रिसेप्टर्स ब्रेन के अंदर वो निकोटीन के आदी हो जाते हैं, जब नहीं मिलता तो वो क्रेविंग शुरू होती है, और फिर वो दोबारा सिगरेट की तरफ जाता है, नया सिगरेट सुलगाता है। ऐसे वो बतदरीज चेन स्मोकर बन जाता है और फिर अल्टीमेटली नुकसान उठाता है। ठीक है, तो इट फर्स्ट स्टिमुलेट्स द सीएनएस एंड देन डिप्रेसेस। जब डिप्रेशन आता है तो बस फिर उसकी कैफियत अलग सी होती है, और अल्लाह ना करे कोई इतना ज्यादा मुतासिर हो चुका हो, डिपेंडेंसी उसकी ज्यादा हो गई हो, तो फिर उसके लिए जिंदगी बड़ी परेशान हो जाती है।
अगर उसको सिगरेट नहीं मिले तो वो लड़ता है, लोगों से ताल्लुकात खराब करता है, चोरी की तरफ जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, टोबैको के साथ फिर चरस भी है, फिर गांजा भी है, ये चीजें भी इसके साथ मिलाकर इनहेल की जाती हैं। ड्रग अब्यूजर्स ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सिगरेट के अंदर टोबैको जो मौजूद होता है उसको निकालते हैं, फिर उसमें मिक्सिंग होती है चरस की, ओपीएम की, गांजे की, और फिर उसको रिफिल करके दोबारा सिगरेट बनाकर पीते हैं। तो वो एक और अलग मसला है। ठीक है, वो हाईली डिपेंडेंस वाला केस है। अच्छा जी, तो इसके जो यूजेस लिखे हुए हैं वो रेस्पिरेटरी और सीएनएस स्टिमुलेंट के तौर पे लिखे हुए हैं। यस, इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट, लेकिन हम इसको फार्माकोलॉजिकली इंडिकेट नहीं कर सकते, थेरापेटिकली इसको इंडिकेट नहीं कर सकते। फिर क्वैक रेमेडी फॉर रिंग वॉर्म्स, ये क्वैक्स पहले यूज करते थे, बल्कि अभी भी आपने देखा होगा कुछ खवातीन जो हैं वो सिगरेट पी रही होती हैं। ये बात उनसे अगर पूछी जाए भाई आप सिगरेट क्यों पीती हैं, तो वो कहती हैं कि हम अपने गैस को खारिज करने के लिए पी रहे हैं, गैस का इलाज है ये। या किसी क्वैक ने उनको बता दिया भाई एक आध सिगरेट पी लिया करो, पुराने कब्ज के मरीज थे और उन्होंने सिगरेट पे लगा दिया। बाद में पता चला वो सिगरेट जो है वो वही क्वैक बेच रहा है और भर भर के बेच रहा है और चरस बेच रहा है उसकी आड़ में। ये मामला भी चल रहे होते हैं। तो बहरहाल ये कॉन्स्टिपेशन या गैस ट्रबल का इलाज नहीं है। इलाज मेडिसिन से करना चाहिए या फलों से और ग़िज़ाओं से करना चाहिए। ये टोबैको स्मोकिंग से इलाज नहीं है, ये डिपेंडेंसी है, ये एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। ठीक है। अच्छा, पेस्टिसाइड का भी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन पेस्टिसाइड के तौर पर अब इस्तेमाल नहीं होता। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि तंबाकू में कीड़े नहीं पड़ते। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि टोबैको के अंदर खुद इतने अज्जा मौजूद हैं कि कीड़े जो हैं वो अगर उसके करीब भी आएंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, तो टोबैको के अंदर ये एक प्रॉपर्टी जरूर है, लेकिन वंस अगेन इस नुक्ते की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको पेस्टिसाइड के तौर पर अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि है तो कार्सिनोजेनिक ना। और वैसे भी जितने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स होते हैं ये वैसे ही बड़े खतरनाक होते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो खेत खलिहानों में जब स्प्रे किया जाता है तो फार्मर्स को बड़ी एहतियात रखनी पड़ती है, मास्क पहनना पड़ते हैं। ठीक है, एहतियात से पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. सर, Yes, sir. इसके एक्यूट पॉइजनिंग देख लीजिए। एक्यूट पॉइजनिंग में इसमें जीआईटी में स्लाइवेशन है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, जो जनरल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। फिर सीएनएस के हवाले से वर्टाइगो है, चक्कर आएंगे, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, पसीने आएंगे, लड़खड़ाहट आएगी चाल में, एटेक्सिया डेवलप होगा, कंफ्यूजन होगा, और एक्सट्रीम कंडीशंस में झटके भी पड़ना शुरू हो जाते हैं, कन्वल्जन्स। प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं पहले और बाद में डायलेट हो जाते हैं। तो ये भी सारा जो है रिलेटेड है सीएनएस से। सीवीएस के हवाले से ब्लड प्रेशर लो करता है। अच्छा, जो स्मोकर्स होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर हाई की टेंडेंसी ज्यादा होती है, लेकिन होता यह है कि अगर ओवरडोज हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा सिगरेट पी ली जाए तो बीपी लो भी हो जाता है, ये बात भी। अदरवाइज इट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। ठीक है, ये एस्टेब्लिश रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन का। ये हम बात कर रहे हैं एक्यूट पॉइजनिंग के हवाले से। अच्छा, इनिशियल टैकीकार्डिया फॉलोड बाय ब्रेडिकार्डिया, वही दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता वो पीने वाला नहीं था, पैसिव स्मोकर बन गया, ये भी जरा सुन लीजिए। पैसिव स्मोकर वो होता है जो सिगरेट खुद नहीं पीता, लेकिन उस एनवायरनमेंट में मौजूद होता है जहां सिगरेट पी जा रही होती है, जहां धुआं मौजूद होता है। तो पैसिव स्मोकर को ज्यादा परेशानी होती है बनिस्बत एक्टिव स्मोकर के, क्योंकि उसके रिसेप्टर्स आदि ही नहीं होते हैं और वो ज्यादा परेशान हो जाता है। कभी आपने देखा हो कि आप किसी ऐसी जगह से गुजर गए जहां स्मोकिंग बहुत ज्यादा थी, या आपको उस जगह बैठना पड़ा मजबूरी में, मीटिंग में, जहां पर सिगरेट पिए जा रहे हैं कोई साहब, तो एक वक्त होता है कि आप इरिटेट हो जाते हैं, आपकी आंखों से पानी जारी हो जाता है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, कफिंग शुरू हो जाती है, छींकें शुरू हो जाती हैं, ब्रेथलेसनेस होना शुरू हो जाती है। ऐसा ऐसा देखा है ना आपने? तो वो इसी वजह से होता है कि पेशेंट, वो सब्जेक्ट जो आदी नहीं होता, और ये पैसिव स्मोकिंग कहलाती है। ठीक है, लेकिन
अगर बतदरीज एक्सपोजर मिलता रहे, बार बार उसी मीटिंग में उन्हीं लोगों के उन्हीं हलकों के दरमियान में बैठे रहे, तो फिर रिसेप्टर्स आदी हो जाते हैं, जिस्म आदी हो जाता है, और फिर एक वक्त आता है कि आदमी खुद ही कहता है लाओ यार मुझे भी पिलाओ। यही वजह है कि उस गैदरिंग से इंसान ज्यादा असर लेता है जहां पर ये इस तरीके की चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं, या मनशियात का भी जो आदी होता है, ये देखा गया है कि गैदरिंग का इफेक्ट पड़ा है, फ्रेंड सर्कल का बड़ा फर्क पड़ता है और इससे असर लेता है इंसान। ठीक है, तो अच्छी गैदरिंग होनी चाहिए, अच्छे लोगों से राब्ता रहना चाहिए, कम दोस्त हों लेकिन अच्छे हों क्वालिटी वाइज। ठीक है, कोशिश ये करें ताकि किरदार साजी हो और आपकी जो वो शख्सियत है उसमें निखार आए। तो ये तमाम जो है एक्यूट पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं। ठीक है, मैं जरा रिपीट कर देता हूँ, जीआईटी, सीएनएस और सीवीएस। जीआईटी के हवाले से नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया है, स्लाइवेशन है। सीएनएस में वर्टाइगो, हेडेक है, स्वेटिंग है, एटेक्सिया, कंफ्यूजन, कन्वर्जेंस और प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन और फिर देन लेटर ऑन डायलिटेशन। सीवीएस में हाइपोटेंशन है और इनिशियली टैकीकार्डिया फॉलोड बाय ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, एंड कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। क्रोनिक पॉइजनिंग को देख लें, क्रोनिक पॉइजनिंग में भी तकरीबन यही साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, लेकिन इसमें ये 2-3 चीजें बता दी हैं कि सिगरेट की इनहेलेशन हो, सिगार, बीड़ी, स्नफ, ये सारी जितनी भी इस तरीके की शक्लें हैं ना, उसमें ये क्रोनिक पॉइजनिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। और तंबाकू चबाया जो भी जाता है, हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोई ये समझता है कि पान के साथ खा रहे हैं तंबाकू और ये नुकसानदेह नहीं होगा, तो ये बात गलत है, ब्लड प्रेशर हाई कर देता है। ठीक है, ट्रीटमेंट करेंगे इसका, ट्रीटमेंट में कोशिश यही करें कि भाई आदत छुड़वाएं। स्नफ का मतलब सूंघना, सूंघा भी जाता है तंबाकू। ये आपने एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स देखा है? Yes, sir. स्नफ बॉक्स है ना? यस सर। उसकी हिस्ट्री क्या है कि यहाँ पर तंबाकू रख के सूंघा जाता था। Yes, sir. जी, अच्छा, लेकिन इसकी एक और भी हिस्ट्री है कि यहाँ पर परफ्यूम भी छिड़का जाता है। अमूमन खवातीन जब परफ्यूम खरीदने जाती हैं तो सबसे पहले वो अंगूठे के पीछे ये जो स्नफ बॉक्स है, इस एरिया पे स्प्रे मारती हैं या कलाई पर स्प्रे मारती हैं और सूंघती हैं। हथेली पे स्प्रे क्यों नहीं मारती? क्योंकि अक्सर पसीने सवाल आते है ना ये। हैं और जो भी चीज छूते हैं हम हथेली से छूते हैं। हाँ, हथेली पे ये है कि आपका हथेली जो है ना, ये इससे बहुत सारे काम होने हैं। ठीक है, आपको कलम पकड़ना है, आपको खाना पकाना है, आपको हैंडशेक करना है लोगों से, तो इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है बनिस्बत फ्लेक्सर एरिया के। दूसरा ये कि फ्लेक्सर एरिया जो है, यानी हैंड का बात कर रहा हूँ, एक्सटेंसर एरिया, इसकी जो स्किन है ना, ये ज्यादा सेंसिटिव होती है, ये लेस केराटिनाइज्ड होती है।